अभिनव जब सिर्फ 5 साल का था तभी एक भयानक सड़क हादसे ने उसके माता पिता उससे छीन लिए। उस एक पल ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। अनाथाश्रम में पला बढ़ा टाइगर बचपन से ही हर निवाले के लिए संघर्ष करता रहा, किसी तरह अपना पेट भरा। फिर उसकी जिंदगी में आई अनन्या, जो थी एक बेहद अमीर परिवार की बेटी। लेकिन उसने टाइगर की दौलत नहीं, उसका जज्बा देखा और पूरे परिवार के खिलाफ जाकर उसी से शादी कर ली। मगर शादी के बाद भी अनन्या के घर वालों ने अभिनव को कभी अपनाया नहीं, बल्कि उसे अपने घर का नौकर बनाकर रखा। सास उससे टॉयलेट साफ करवाती, कभी अपनी कार चमकवाती। उनके लिए वो हमेशा एक निकम्मा, गरीब और बेकार दामाद ही रहा। समय बीतता गया, तभी अभिनव की जिंदगी पर एक और बड़ा कहर टूट पड़ा, जब उसने अपनी बीवी के मुंह से अपने लिए ही गालियां सुनी। वो अनन्या के लिए नौकरी करना चाहता था, उसका प्यार पाना चाहता था। सबसे बड़ा झटका अभिनव को उस दिन लगा जब अभिनव को किसी ने किडनैप कर लिया और फिरौती में मांगे गए 2000 करोड़ रुपए। लेकिन ये सुनकर अनन्या और दोनों ने पैसे देने से इनकार कर दिया। लेकिन असली झटका उसे तब लगा जब अभिनव के लिए किसी ने चंद मिनटों में 2000 करोड़ दे दिए। आखिर किसने दिए थे अभिनव के लिए इतने पैसे? अभी अभी खबर भी ली है कि टाइगर लौट आया है। आप कहें तो अभी नहीं, अभी अभी तो आया है, थोड़ा उछलने कूदने दो। और हाँ, इस बार पिंजरे में डालने की गलती मत करना। टाइगर चोर अभिनव पकड़ो, अभिनव पकड़ो चोर। अरे कैसे नाकारे हो तुम, कुछ तो करो, भागो पीछे। अनन्या वो तुमसे कुछ नहीं होगा, प्लीज कोई पकड़ो चोर। हद है अभिनव, कल वो गली का गुंडा आकर तुम्हारी बीवी को कुछ भी बोलकर चला गया और तुम्हारे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। और आज ये, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि वो फोन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। You know what? लानत है तुम जैसे पति पर। मेरे डैड चाहते ना तो किसी बॉलीवुड स्टार से मेरी शादी करवा सकते थे, लेकिन मेरे दादाजी ने तुम जैसे निठल्ले और डरपोक आदमी से मेरी पता नहीं क्यों शादी करवा दी। Oh God! अभिनव एक गरीब और अनाथ था, जिसकी शादी एक अमीर बाप की लड़की अनन्या से एक मजबूरी के चलते करवा दी गई थी। अभिनव की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो अनन्या का खर्चा उठाकर उसे खुश रख सके। अभिनव के ससुराल में रत्ती भर भी इज्जत नहीं की जाती थी। अभिनव नौकरों की भी खरी खोटी सुनता था। अरे ओ घर जवाई, अभी अभी पोछा हुआ है और तू चप्पल पहन के ऐसे आ रहा है जैसे कि तेरे बाप का घर हो। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। पर आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे पापा के बारे में कुछ भी बोलने की? इतना ही बड़े बाप का औलाद है तो तू घर जवाई बनकर यहाँ अनन्या बेबी के टुकड़ों पे क्यों पड़ रहा है? बोल। अभिनव, मैंने अभी अभी अपने दूसरे फोन पे व्हाट्सएप देखा। जिस चोर ने मेरा फोन चुराया ना, उसने मेरी फ्रेंड कियारा को अनन्या बन के मैसेज किया कि वो किसी अनजान जगह पे आ जाए, और वो चली भी गई। अभिनव, मुझे बहुत डर लग रहा है कि उसके साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। ये सुनते ही अपने कमरे में बैठी अनन्या की माँ शर्मिला वहाँ आ गई और बोली, अनन्या, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुम्हारा मोबाइल चोरी हो गया है? अरे अभी आधे घंटे पहले ही तुम्हारे मोबाइल से मुझे मैसेज आया था कि एक नंबर पे 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो, और मैंने कर भी दिया है। आपने क्यों किया ट्रांसफर? बेटा, हे भगवान! ये सुनते ही जैसे अनन्या का गला सूख गया। अनन्या को इस वक्त सिर्फ एक ही डर लग रहा था कि वो चोर उसकी फ्रेंड कियारा को कुछ कर न दे। अब ना तुम मेरे साथ थे ना उस वक्त, अगर रत्ती भर भी तुमने हिम्मत दिखाई होती तो वो चोर पकड़ा जाता। I'm warning you, अगर कियारा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें भी जेल भिजवा दूंगी। तुम जैसे पति के साथ मुझे जरा सा भी रहने का मन नहीं करता। भैया, खड़े खड़े क्या कर रहे हो आप?
जाओ जाके पुलिस को इन्फॉर्म करो। जनाब इतना तो कर ही सकते हो ना, या अभी भी हाथ पैर कांपने लगेंगे तुम्हारे? ये सुनते ही अभिनव घर से पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया, पर 1 घंटे तक न पुलिस आई और न ही अभिनव। तो अनन्या को अजीब लगा, इसलिए उसने अभिनव को कॉल करने की कोशिश की, पर उसका नंबर स्विच्ड ऑफ था। अब तो अनन्या का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तो फोन क्यों बंद आ रहा है? क्या हुआ? ये मेरी दोस्त की इज्जत का सवाल है और अभिनव यहाँ फोन बंद करके बैठा है। पता नहीं दादाजी ने किस घटिया इंसान के साथ मेरी शादी करा दी। अनन्या की मम्मी शर्मिला भी अभिनव को जरा भी पसंद नहीं करती थी, पर अभी उन्होंने अनन्या को समझाया और उसे पुलिस स्टेशन लेकर गई। वहां जाकर जब उन्होंने अभिनव के बारे में पूछा, तब उन्हें जो पता चला उसे सुनकर उसके होश उड़ गए। अभिनव नाम का कोई आदमी सुबह से यहाँ आया ही नहीं, ना कोई चोरी की कंप्लेंट आई है। आज अगर अभिनव मेरे सामने होता तो मैं उसे जान से मार देती। इंस्पेक्टर साहब, आज मेरा फोन चोरी हुआ और फिर मेरी फ्रेंड कियारा। पुलिस ऑफिसर FIR लिखने ही वाला था कि तभी अनन्या के दूसरे नंबर पर कॉल आया, और ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि कियारा का था, जो उस चोर के कब्जे में थी। कियारा? हेलो कियारा? हेलो अनाया, यार थैंक गॉड फॉर अभिनव जीजू, उनकी वजह से आज मेरी जान बच गई। वो गुंडे बहुत खतरनाक थे। तूने ये कहा कि अभिनव की वजह से तेरी जान बच गई, मतलब? तू कहाँ है अभी? मैं तेरे पास आकर सब बताती हूँ। बैठो बैठो, एक सेकंड। कैसी हो तुम? क्या हुआ मुझे बताओ। जिस चोर ने तेरा फोन चुराया था वो छोटा मोटा गुंडा नहीं था। आई एम श्योर वो बहुत बड़ा गुंडा था, और वो एक बहुत बड़े आतंकवादी के लिए काम करता है, और वो आतंकवादी दुबई में रहता है। सर आई एम श्योर उनका एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा रैकेट है, और मैं जब उनकी गिरफ्त में थी तो मैं उनके कुछ भी कह रही थी। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे तो मेरी फ्रेंड अनन्या ने यहाँ पे बुलाया था। मुझे नहीं पता था मेरे साथ ऐसा होगा। मुझे लगा था अनन्या अपने हस्बैंड अभिनव के बारे में मुझे कुछ बोलना चाहती है। प्लीज प्लीज। ए लड़की, किसका नाम ले रही है? ये अभिनव कौन है? फिर क्या हुआ कियारा? मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो एक बार मेरे फोन में अभिनव जीजू का फोटो देख ले, फिर ना जाने क्यों वो जीजू का फोटो देख के घबरा गए। जीजू का फोटो जूम इन करके बोला, ये अंगूठी। ये अंगूठी? मैं समझ नहीं पाई। वो आतंकवादी बहुत घबरा गए थे, मुझे समझ नहीं आया क्यों वो ऐसा क्यों करा उन्होंने, और उन्होंने फिर मुझे जाने दिया। अरे गधों, अगर टाइगर साहब को पता चला ना तो वो खुद मुझे अपने हाथों से गोलियां मार देंगे। बैग लाओ मैडम का। ये लो मैडम, जाइए जाइए। व्हाट? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मत, जो आदमी उस चोर के पीछे भागा तक नहीं, उसे ये अंडरवर्ल्ड लेवल का आतंकवादी कैसे जानता है? और वो अभिनव को टाइगर क्यों बोल रहा था? ये उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? पता नहीं कहाँ है वो। मम, मेरा पति अभिनव और पावरफुल, अगर वो इतना ही पावरफुल है तो हमारे घर ऐसे बेइज्जत होके घर जमाई बन के क्यों रह रहा है वो? हे भगवान, मेरा सर, मुझे चक्कर आ रहा है। क्या वाकई में अभिनव ही है टाइगर? अगर हाँ, तो क्यों अभिनव बना रहता है डरपोक? क्यों तब नहीं पकड़ा उस चोर को? और सबसे बड़ी बात, अंडरवर्ल्ड के ऐसे टेरर बॉस का खून सुखा देने वाला अभिनव क्यों खा रहा था सास, नौकरों और बीवी की गालियां? और क्यों जी रहा था गरीबों की जिंदगी? यही सवाल अनन्या के दिमाग में भी चल रहा था कि तभी उसकी माँ शर्मिला ने कहा, अनन्या, मैं ये मान ही नहीं सकती। अरे जो आदमी किसी काम का नहीं, जो अपनी नाक पे बैठी हुई मक्खी तक तो भगा नहीं सकता, उससे कोई आतंकवादी क्या ही डरेगा? लेकिन ये घर जमाई कुछ तो छुपा रहे हैं, जल्दी से पता लगाना होगा। इससे पहले कि कोई बड़ा कांड हो जाए, पता करना होगा। अनन्या, चलो घर में चद्दर तान कर सो रहा होगा वो। चलो। अनन्या और उसकी माँ शर्मिला घर आ गए, और वहां भी अभिनव नहीं था। माया, अभिनव कहाँ मर गया? अनन्या ने पूरी रात यही सोचकर निकाल दी
कि अभिनव की असलियत क्या है। उसने कई बार अभिनव को फोन करने की कोशिश की। उसे तरह तरह के ख्याल भी आ रहे थे, कहीं अभिनव को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं खुद अभिनव कोई टेररिस्ट या डॉन तो नहीं। सुबह होते ही जैसे ही अभिनव लौटा तो अनन्या ने उससे बात करनी चाहिए। वो जानना चाहती थी कि जो कियारा बोल रही थी क्या वो सच था या कोई गलतफहमी। पर अनन्या आज जल्दी में थी क्योंकि वो अपने पति को छोड़ जिस लड़के चिराग को पसंद करती और वो आज घर आने वाला था। क्या हुआ रघु काका? जाओ और बाजार से ये राशन ले आ। आज अनन्या मैडम के ऑफिस वाले दोस्त चिराग आ रहे, जिनके साथ वो अक्सर लेट नाइट आती है। अब पति तू है उनका, खातिरदारी उस दोस्त की करनी पड़ रही है। 1 किलो चावल, 1 किलो आटा, ज़ुकीद, आवोकाडो, ये सब तो चाइनीज लग रहा है। अभिनव को पता था कि ये नौकर घर का पुराना नौकर है, जिसकी इज्जत घर में अभिनव से कई गुना ज्यादा है। तभी अभिनव का फोन बजा और स्क्रीन पर नंबर देखकर वो चौंक गया क्योंकि नंबर टर्की से था। सॉरी। अबे ओ सूरदास, अंधा है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की? हाँ, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। बेटा तू जानता नहीं है तो किससे टकरा गया है? गज्जू भाई का नाम सुना है? अब टकरा गया है तो हर जाना दे के जाना पड़ेगा, समझा? अबे ओए, ये तो वही घर जमाई है ना जिसकी अरबपति और खूबसूरत पत्नी है। एक काम करते राजा, आज इसे किडनैप कर लेते हैं और इसी बहाने इसकी पत्नी को भी अपने अड्डे पे बुलाएंगे। पूरी रात पार्टी होगी। अभिनव का फोन फिर बजा। बार बार फोन को बजता देख कालिया ने अभिनव का फोन उससे छीन लिया और बोला, फोन दो, कुछ भी करना फोन मत उठाना। आइटम का फोन है तेरी? बोला था ना हर जाना देना पड़ेगा। अरे मैं भी तो देखूं उसकी सुरीली आवाज। क्या नाम बताया था? अनन्या। फोन मत। हेलो। उस फोन पर कालिया को सामने वाले ने जो कहा उसे सुनकर कालिया थर थर कांपने लगा और पसीना पसीना हो गया। माफ कर दो भाई, गलती हो गई हमारी। कालिया के ऐसा बोलते ही सारे गुंडे अभिनव के सामने नतमस्तक हो गए। हम तुम्हें पहचान नहीं पाए, माफ कर दो भाई। सॉरी भाई। मैंने तो उसे गरीब और फटीचर समझा था। क्या इसकी पत्नी इसकी हकीकत जानती है? भाई माफ कर दो भाई, भाई माफ कर दो। तभी धूल उड़ने लगी और सबने आसमान में देखा कि एक हेलीकॉप्टर नीचे उतर रहा है। आखिर क्यों आया वो हेलीकॉप्टर और क्यों वो गुंडे अभिनव के तलवे चाटने लगे? क्या है टर्की से अभिनव का कनेक्शन? अगले दिन जो खबर अनन्या की मां शर्मिला को मिली उससे तहलका मच गया। शर्मिला जी, जिस गरीब घर जमाई अभिनव से आप बर्तन मंजवाती थी ना, उसके प्लेन को पकड़कर 200 करोड़ की मांग की गई। दामाद जी का प्लेन हाईजैक हो गया? इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। मैं तो उसके लिए 200 रुपए ना दूं, पर पता नहीं उसको बचाने के लिए 200 करोड़ रुपए कौन और क्यों मांग रहा है। अभिनव जो कल तक नौकरों से भी गालियां खा रहा था और बीवी के टुकड़ों पर घर जमाई बनकर पल रहा था, जो 100 रुपए की शर्ट पहनता हो उसके लिए कोई 200 करोड़ की फिरौती क्यों मांगेगा? अनन्या, सुना तुमने अभिनव के बारे में? माँ, मुझे तो इस अभिनव पर पहले से ही शक था। आपको याद है कियारा को जिन आतंकवादियों ने किडनैप किया था, उन्होंने भी उसे इसी वजह से छोड़ा, इस अभिनव के चक्कर में। कल तो उसे टर्की से भी कॉल्स आ रहे थे। मैंने सोचा स्पैम कॉल्स इग्नोर कर दिए। रघु भैया ने जब उसे राशन लाने के लिए भेजा, जनाब उसके बाद वापस नहीं हुआ। वैसे माँ, एक बात समझ नहीं आ रही कि इस बेचारे अभिनव में हाईजैकर्स ने आखिर देखा क्या कि सबको छोड़कर उसे ही रोक लिया और डिमांड भी की तो कितने की? 200 करोड़। मुझे लगता है कि अभिनव ने खुद ही उनसे कहा होगा कि देखो भाई, हमारे ससुराल वालों के पास तो करोड़ों का खजाना है। अनन्या मैडम, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो चुप है, पर हाईजैक करने वालों ने पकड़ा हुआ है और वो बोल रहे हैं कि अगर उनको 200 करोड़ नहीं मिले ना तो वो अभिनव को मार देंगे। दामाद है तो क्या सारी संपत्ति ही लुटा दें उस पर? मरने दो उसे, अच्छा है पीछा छूटेगा अनन्या का उस कंगाल। शर्मिला जी ने टीवी का रिमोट उठाया
जैसे ही न्यूज लगाई तो सामने से न्यूज सुनकर सबके होश उड़ गए। मुंबई से तुर्की जा रही फ्लाइट को हाईजैक करके अभिनव नाम के शख्स को बंदी बनाया गया था। ताजा खबर ये मिली है कि फिरौती के 200 करोड़ रुपए की जगह हाईजैकर्स को जब किसी ने 500 करोड़ रुपए पहुंचाए तभी फ्लाइट के अंदर से गोली चलने की आवाज आई। क्या पैसे लेकर अभिनव को मार दिया गया है? इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। इस न्यूज को सुनते ही मानो अनन्या और शर्मिला जी की आंखें फटी की फटी रह गई। अनन्या हड़बड़ाते हुए बोली, ये अभिनव के लिए 500 करोड़ किसने भेजे? हमारे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। अभिनव इतना इंपॉर्टेंट कब से हो गया कि लोग उसके लिए करोड़ों रुपए लुटाने के लिए तैयार हो गए? अनन्या, पता कर भाई, कौन है ये? आखिर किसने भेजे गरीब और अनाथ अभिनव के लिए इतने पैसे? क्या फ्लाइट के अंदर चली गोली से अभिनव मारा गया? किसका कॉल आ रहा था अभिनव को टर्की से? कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से एक रईस और पावरफुल मुर्गा निकल जाए और उसके साथ ही सारे राज चले जाए। अभिनव सर बच जाएंगे अनन्या मैडम। अभी तक तो वहाँ गोली चल चुकी होगी, उसकी लाश तक नहीं मिलेगी। चीथड़े हो गए होंगे उसके। आप सब लोग गलती कर रहे हैं। आप लोग अभिनव सर को जानते ही नहीं। शट अप, तुम हमारे मैनेजर हो, इस बात को भूलो मत। आई हैव प्रूफ मैडम, ये देखिए। इसमें तो किसी का नाम ही नहीं है। व्हाट नॉनसेंस। ये अभिनव सर की फाइल है। पिछले हफ्ते सब्जी मंडी से आते वक्त वो अपना गाड़ी में छोड़ गए थे। उस लफंगे की इतनी हैसियत कहाँ कि उसके पास 1 रुपए भी हो। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया टाइगर। टाइगर? हाँ, पिछले 18 सालों से मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। तुम हमारे टाइगर हो, हमारी हजारों करोड़ों की एम्पायर की वारिस, जिसे हम 3 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था। मैं, तुम्हारे पापा संजय गढ़वाल और राणा अग्निहोत्री। वो देखो। इतना कहते ही अकरम ने दीवार पर टंगी एक तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया, जिसमें संजय, अकरम और राणा तीनों मौजूद थे। राणा को देख अभिनव को झटका लगा। उसकी आंखों के सामने वो सपना फिर से हरा हो गया, जो वो हर सुबह देखकर उठता था। उस रात अभिनव के पिता को जिस आदमी ने गोली मारी थी वो राणा था। दोस्त होने के बावजूद राणा ने अभिनव के पिता के साथ गद्दारी की थी। अभिनव की आंखें चिंगारी सी लाल हो गई। अब तो मिल गए हो, तो मुरझाया हुआ द माफिया किंग फिर से जिंदा हो जाएगा। चीयर्स। अभिनव के मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राणा का राज अकरम और बाकी लोगों को पता क्यों नहीं चला और क्यों एक गद्दार का बेटा अभिनव की गद्दी पर बैठा हुआ था। इससे पहले कि अभिनव अपने आप को कोई जवाब दे पाता, अकरम उसके पास आया और उसने अभिनव को 50 करोड़ रुपए का एक चेक थमा दिया। ये लो, इसे रख लो। जब तक तुम टाइगर की पोजीशन नहीं पा लेते, तब तक तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। अभिनव ने अकरम के हाथ से चेक लिया और उसे देखने लगा। उसकी जिंदगी पलट तो गई थी, लेकिन अभी भी ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब उसे नहीं मिले थे। एक बात और, तुम्हारी असली पहचान के बारे में फिलहाल किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। इसलिए अभी तक जैसे जीते आए थे वैसे ही जीते रहना, समझे? अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों कमरे से बाहर आ गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहता हूं। ये अभिनव, मेरे सबसे पुराने ड्राइवर का बेटा। मेरी ये बहुत अजीज है। ये अकरम ने जैसे ही अभिनव का सबसे परिचय करवाया तो देवेन और सनी खुश हो गए, लेकिन अनन्या को ये सुनकर झटका लगा। एंजॉय द पार्टी प्लीज। मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने पैरों पर बाहर भी आ पाओगे। अच्छा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही थी? ओ प्लीज, मुझे चिंता नहीं हो रही थी, बस तुम्हें तो अपनी चिंता होनी चाहिए ना। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो थोड़ा बचकर रहो। अकरम सर ने तेरे अंदर क्या बात की, बता। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर देवेन जैसा गधा तुझसे सवाल पूछे तो उसे जवाब मत देना। रामखोर। देवेन ने उसे गाली दी
लेकिन अभिनव पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके दिमाग में इस वक्त पहले से ही कई जरूरी चीजें घूम रही थी। इसके बाद पूरी पार्टी के दौरान अनन्या ने अभिनव से कोई बात नहीं की। अगली सुबह जब अभिनव का अलार्म बजा, अभिनव बिस्तर से उठा और अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। अकरम के हिसाब से उसकी डिलीवरी बॉय की जॉब उससे अपनी पहचान छुपाने में काफी मदद कर सकती थी। अभिनव ने अपनी जेब में अकरम का दिया हुआ चेक डाला और घर से निकल गया। गुड मॉर्निंग सर। ऐसा क्या है गुड इस मॉर्निंग में? अभिनव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। ऐसे में उसके बॉस ने आगे कहा, कल इतनी सारी डिलीवरी थी, तुम्हारी वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ तुम्हें पता है? पर सर मुझे महीने में कैजुअल लीव तो मिलती है, तो शट अप! काम तो तुमसे होता नहीं है, बस बहस करने चले आते हो। ये कंपनी तुम्हारे बाप की है। ये सुनते ही अभिनव का पारा गर्म हो गया था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और घूरते हुए अपने बॉस को देखने लगा। घूर क्या रहा है? अपना सामान बांध और निकल यहाँ से। You are fired! ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। जो मैंने पूरा महीना काम किया है उसकी सैलरी दे दीजिए। सैलरी? रुक, अभी देता हूँ तुझे तेरी सैलरी। उसके बॉस ने कहा और टेबल पर रखी घंटी बजा दी। अगले ही पल कमरे का दरवाजा खुला और 4 बाउंसर अंदर घुस आए। उठाकर बाहर पटको साले को। बॉस के मुंह से ये सुनते ही वो चारों अभिनव पर धावा बोलने के लिए टूट पड़े, लेकिन इससे पहले उनमें से कोई अभिनव पर हमला कर पाता, अभिनव ने उन्हें पटकनी दे दी थी। उसने किसी का हाथ तोड़ा तो किसी का पाँव, किसी के पेट में मुक्का मारा तो किसी के पेट पर लात। देखते ही देखते बॉस के सारे आदमी ढेर हो गए थे। बॉस ये देख भौचक्का रह गया था। अभिनव अब सीधा बॉस के पास आया और उसकी गर्दन पकड़कर बोला, बॉस ने घबराहट में अपने ड्रॉर से कैश निकाला और कांपते हाथों से अभिनव को थमा दिया। अभिनव ने कैश देखा और बॉस की गर्दन छोड़ वहां से बाहर निकलने लगा। इससे पहले कि वो बाहर आता, उसने बॉस की आंखों में देखा और बोला, और एक बात याद रखना, अगर आज के बाद किसी के बाप पे गया ना तो गर्दन तेरी होगी, पंजा मेरा। ये सुन बॉस के होश उड़ गए थे। उसे पता था कि अभिनव एक गुस्सैल आदमी है, लेकिन उसने कभी उसका गुस्सा देखा नहीं था। इधर अभिनव भी जब ऑफिस से बाहर आया तो उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। अभिनव ने फोन उठाया। हेलो, कौन? टाइगर, अकरम। हाँ कहिए। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, वो भी हमारे माफिया वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम है, और साथ ही साथ तुम्हारे पापा और मेरा जिगरी यार भी, बलराज। मैं चाहता हूं कि बलराज को पता चल जाए कि हमारा टाइगर वापस लौट आया है, इसलिए शाम को साथ में डिनर करेंगे। क्या आपको सच में लगता है मुझे बलराज जी से मिलना चाहिए? बलराज जी? सिर्फ बलराज कहो, तुम टाइगर हो यार, और जंगल में सारे जानवर टाइगर के नाम के आगे जी लगाते हैं, लेकिन टाइगर कभी किसी जानवर के नाम के आगे जी नहीं लगाता। चलो शाम को मिलते हैं, बाय। शाम को अभिनव होटल सैफायर जाने के लिए तैयार होने लगा था। उसने ग्रे कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी। अभिनव के पास पहनने के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं था। जैसे उसने होटल को बाहर से देखा तो देखता ही रह गया। उसने आज तक इतने बड़े होटल को इतने पास से नहीं देखा था। रुको, अंदर का जा रहा है? अंदर ही जा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? ये होटल क्या तेरे बाप की है? बोलना। ये सुनते ही अभिनव का माथा गर्म हो गया, लेकिन उसने गुस्से में कुछ नहीं किया। तभी वहाँ एक काले रंग की चमचमाती हुई महंगी सी गाड़ी आकर खड़ी हो गई। सभी पलटकर गाड़ी को देख रहे थे। अकरम गाड़ी से बाहर निकला और उसके साथ एक और आदमी था। वो देखने में लंबा चौड़ा और मजबूत था। वो और कोई नहीं बल्कि बलराज था। क्या चल रहा है यहाँ? सॉरी सर, लेकिन इस आदमी ने मुझे और कस्टमरों को काफी परेशान किया हुआ है। मैं स्टोर को अंदर जाने से रोक रहा हूँ तो ये यहाँ पे तमाशा कर रहा है। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे चोर कहने की? तुम होते कौन हो इसे अंदर जाने से रोकने वाले? ये होटल तुम्हारे बाप ने खोल रखा है क्या? ये मेरा मेहमान है, और तू आज के बाद इस होटल के आसपास भी दिखाई दिया ना तो तेरी टांगे तोड़वा दूंगा। गेट लॉस्ट। सॉरी सर। I'm sorry टाइगर, इस बेवकूफ की वजह से।
असल में तो छोटा आदमी का दुश्मन बना हुआ है आजकल। आओ चलो। अकरम ने अभिनव को अपने साथ अंदर आने का इशारा किया। अभिनव अकरम के पीछे चला जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि बलराज भी अपने भारी भरकम पैरों के साथ अभिनव के पीछे आ रहा था। अब तुम्हें यहाँ अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। ये रूम प्राइवेट भी है और सबसे सेफ भी। बैठो। वो एक आलीशान कमरा था। वो तीनों बैठ गए। तब अभिनव बलराज को बहुत ध्यान से देख रहा था। बलराज, आज मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाया है। हमें संजय का बेटा टाइगर मिल गया है, लेकिन फिलहाल वो अंडरकवर है, इसलिए उससे तुम्हें मैं बाहर नहीं मिलवा सकता था। ये है हमारा टाइगर, और मैं चाहता था ये हमारी टीम के बड़े और भारी मेंबर्स से मिल ले, और मिलने के बाद जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं उस तरफ बढ़ने में ये हमें लीड करे। सिर्फ अकरम की शाबाशी से काम नहीं चलेगा प्यारे, पर मैंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है कि तुम टाइगर हो। तुमने कहा कि तुम साबित कर सकते हो कि तुम टाइगर हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें चैलेंज देना चाहता हूं। ये क्या कह रहे हो तुम? रिलैक्स अकरम, रिलैक्स। लेट्स फाइट। लड़ते हैं। अगर तुम जीते तो हम मान लेंगे कि तुम टाइगर हो, लेकिन अगर तुम हारे तो हमसे कुछ पैसे लेना और गुड़गांव से कहीं बहुत दूर जाकर सेटल हो जाना। लेट्स फाइट। कब करनी है लड़ाई? नहीं टाइगर, होल्ड। देखो, तुम्हें किसी को भी कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। That's it. अगर मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। आज जो बलराज मेरे मुंह पे बोल रहा है, मैं नहीं चाहता कल को कोई ऐरा गहरा मेरी पीठ पीछे बोला है। अकरम ने अभिनव की आंखों में संजय जैसे तेवर देखे तो उसने एक गहरी सांस ली और सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। लगभग 1 घंटे के बाद बलराज अभिनव और अकरम के साथ अपनी प्राइवेट एरेना में आ गया था। ये वही एरेना थी जहां पर बलराज अक्सर लड़ाई किया करता था। उस बड़ी सी एरेना में उन तीनों के अलावा और कोई नहीं था। एक बार फिर सोच लो, मैं आज तक इस रिंग में हारा नहीं। तुम इस रिंग में आज तक इसलिए नहीं आ रहे हो बलराज क्योंकि तुम्हारा सामना आज से पहले संजय के बेटे टाइगर से नहीं हुआ था। तो अकरम मियां, किस पर दाव लगाओगे? मुझ पर या इस पर? बेवकूफों जैसी बात मत करो। भला टाइगर के होते हुए किसी और पर दाव लगाया जा सकता है क्या? सोच लो, बहुत बुरी तरह पछताओ। दुनिया हंसेगी तुम पर। मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। चलो फाइट शुरू करते हैं। अभिनव ने बलराज को ऊपर से नीचे तक देखा। वो देखने में भारी था और अभिनव उसके इसी भारीपन पर वार करने वाला था। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई। उसने जैसे ही अभिनव पर पहला मुक्का मारा तो अभिनव एक बार को सन रह गया। और एक बात हमेशा याद, अपनी आखिरी सांस तक लड़ना है। समझ गया ना टाइगर? ये किसको लेकर आ गए? ये हम पे राज करेगा? हाँ, मैंने कहा था ना कि कोई भी हमारे सर पे आकर बैठ जाएगा और बोलेगा कि मैं टाइगर हूं, और हम मान लेंगे। बिल्कुल नहीं। कम ऑन। उसका मुक्का अभिनव की नाक तोड़ता उससे पहले ही अभिनव को होश आ गया और उसने अपना सर नीचे झुका लिया। बलराज का मुक्का खाली गया और वो पलटकर अभिनव को देखने लगा। अभिनव गंभीर था। उसे याद आ रहा था कि बचपन से ही उसके पिता संजय ने उसे लड़ना सिखाया था। बलराज को इस बार गुस्सा आया। वो फिर से तेजी से अभिनव की तरफ बढ़ा और अभिनव ने झुक करके उसके पैर पर लात मार दी। बलराज अपने आप को संभाल नहीं पाया। अरे बलराज, सरेंडर कर दो। क्यों अपना रिकॉर्ड खराब कर रहे हो? मैं बाहर किसी से नहीं कहूंगा कि तुम टाइगर से हार गए। बलराज एक के बाद एक अभिनव पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। अभिनव ने अपने आप को उसके मुक्कों से बचाया।
अभिनव ने बलराज को छोड़ा और चुपचाप रिंग के कोने में जाकर खड़ा हो गया। बलराज ने मुश्किल से अपने भारी भरकम शरीर को उठाया और दर्द में कराहते हुए बोला, अकरम, मैं जानता हूँ तुम बहुत खुश हो गया आज। बलराज की कमर में मोच आई थी और उसने हंसते हुए अभिनव से कहा, कहाँ से सीखा ये सब? ये सब मुझे विरासत में मिला है, मेरी उस गद्दी के साथ। शराब पियोगे मेरे साथ? आज की पार्टी मेरी तरफ से। बलराज, ऐसे नहीं कहते, ऐसे कहते हैं कि टाइगर जी, क्या आप मेरे साथ शराब पिएंगे, पार्टी करेंगे, इस तरह। टाइगर जी, क्या आप आज मेरे साथ शराब पीना पसंद करेंगे, पार्टी करेंगे? हाँ, ओके। राइट। क्यों नहीं? हाँ नन्ना। देखो, मेरे मम्मी पापा आ गए हैं। जो कुछ भी हुआ है उन्हें सब पता चल चुका है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं तो तुम जहाँ भी हो अभी कभी घर आओ। क्या अभी? हाँ, तो इतनी हैरान होने की जरूरत नहीं है। जो किया अब उसे भुगतो। वैसे अकरम, अकरम, बलराज, अभी तुम लोगों के साथ नहीं चल पाऊंगा। मुझे घर पहुंचना है, मेरे ससुराल, मेरे सास ससुराल में। ससुराल? तुम्हारी शादी कब हुई? लंबी कहानी है, कभी और बताऊं। सब ठीक तो है ना? हमें मोंटी को बुलाकर बता देना चाहिए कि नहीं बलराज, अभी फिलहाल इसकी असली पहचान किसी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि टाइगर लौट आया है। ठीक है? मोंटी जो कर रहा है उसे करने दो। चलो मैं निकलता हूँ, और अकरम तुम्हें याद है ना मुझे वो नई नौकरी के लिए। डोंट वरी, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सुन अभिनव ने अकरम और बलराज से हाथ मिलाया और वो बाहर आ गया। उसने अपने जाने के लिए एक कैब बुक कर ली थी। टाइगर, ये लो, ये वही शराब है जो हमने होटल में पी थी। अपने सास ससुर को जाकर पिला देना, उनकी 7 पुश्तों में किसी ने नहीं पी होगी। इस सब के लिए थैंक यू अकरम। तुम्हें भी वापस आकर हमारी उम्मीदें जिंदा करने की। अब आजा, कि अंदर रिंग में ही रहेगा। कुछ देर के बाद गाड़ी अनन्या के घर के बाहर आकर रुकी। अभिनव नीचे उतरा और गहरी सांसें लेते हुए घर के अंदर पहुंच गया। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी। ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। अरे वाह, क्या बात है, बहुत एक्सपेंसिव है यार। है? क्या खुशबू है, देख। क्या तुम भी? मुझे तो लगता है ये बॉटल्स कहीं से चोरी करके लाया होगा। तुम्हें लगता है इसके जैसा आदमी इतनी महंगी शराब अफोर्ड कर पाएगा? और तुम ये सब क्यों लाए हो यहाँ पे? हमारे बेटी के साथ जबरदस्ती करने के बाद हमें रिश्वत देना चाहते हो तुम? वो भी चोरी की हुई शराब? सॉरी, लेकिन ना ही मैंने किसी के साथ जबरदस्ती की और ना ही कोई चोरी की है। अच्छा, तो फिर मेरी बेटी के साथ तुम्हारा भूत सोया हुआ था? तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना ताकि तुम मेरी बेटी की जायदाद हड़प कर सको? तुमने कहा तुम और कहा मेरी बेटी। अभिनव को ऐसा लगा जैसे उसके सीने में किसी ने छुरा घोंप दिया हो। कोई भी उसकी बात सुनने को राजी ही नहीं था। हाँ, ये बात ठीक है कि वो अनन्या के साथ एक बिस्तर पर सोया था, लेकिन उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। उसे खुद नहीं पता था कि वो अनन्या के कमरे में कैसे पहुंच गया। अगर उसे पहले से ये सब पता होता तो वो कभी ऐसा नहीं करता। पर आखिर में अभिनव ने कोई सफाई नहीं दी। उसे पता था कि कोई फायदा नहीं होगा। गूंगे हो? मुंह में जुबान नहीं है तुम्हारे? शर्मिला, बैठ। अभिनव, बैठ जाओ। शर्मिला अभी भी गुस्से में उसे देख रही थी। अभिनव बैठा और राजीव ने आगे कहा, तो वहाँ जो कुछ भी हुआ है हमें उसके बारे में सब कुछ पता है, और अनन्या को भी ये मालूम नहीं है कि उसके साथ कैसे हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। चलो, अब जो कुछ भी है, तुम्हारे और अनन्या का रिश्ता तो बदल नहीं सकते। वैसे भी जो कुछ हुआ उसका उसे मलाल नहीं था।
अगर वो अनन्या से नहीं मिलता तो वो अकरम से कभी नहीं मिल पाता। साथ ही वो बाहर की दुनिया में अनन्या का नाम भी खराब नहीं होने देना चाहता था। ऐसे में वो भी नहीं चाहता था कि ये शादी टूटे। तो अभिनव, तुम क्या करते हो? मैं एक डिलीवरी बॉय का काम करता था और आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। उसके ये शब्द किसी बॉम्ब की तरह उन दोनों पर गिरे। इससे पहले कि शर्मिला कुछ कहती, राजीव ने कहा, अभिनव, तुम्हें जल्द से जल्द नौकरी ढूंढनी पड़ेगी और वो भी अच्छी वाली, तभी तुम मेरी बेटी के साथ लीगली शादी कर सकते हो। चलो, अब तुम जा सकते हो। अभिनव उठा और बाहर निकलने लगा। इतने में शर्मिला के गुस्से में और एक उबाल आया और वो अभिनव के पीठ पीछे बोली, देखा कितना ढीठ है ये? ओवर कॉन्फिडेंस तो देखो इसका। जेब में 10 रुपए नहीं है और चल ऐसे रहा है जैसे जंगल का टाइगर हो। राजू, तुम्हें लगता है इस जैसे लीडर को कोई नौकरी पे रखेगा? रखेगा नहीं, रखेंगे। मेरे लिए काम की कमी नहीं है। सुना तुमने? राजीव भी अभिनव की बात सुन हैरान हो गया। इतने में अभिनव शर्मिला के पास आया और बोला, अगर मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई तो क्या आप मुझे ये साबित करने का मौका देंगी कि मैं अनन्या से शादी करने के लायक हूँ? बड़ा कॉन्फिडेंस है। अरे भर में जाए ऐसा कॉन्फिडेंस। और तुम, नौकरी का मतलब ये नहीं है ये कल के तुम किसी पार्किंग लॉट में जाके बैठो और लोगों की गाड़ियों की रसीद पढ़ो। मेरा मतलब है नौकरी जैसी नौकरी, असली नौकरी, सही वाली नौकरी। और अगर कल तक तुम्हें ऐसी नौकरी मिल जाती है ना, तो तुमने जो कुछ भी अभी कहा उसके बारे में एक बार सोच सकती हो। शर्मिला से ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। शर्मिला को नहीं पता था कि अभिनव कौन है और उसके पीछे किसका हाथ है। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और घर के अंदर जाने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और उसे पता था कि इस वक्त वो अपने घर नहीं जा सकता था। उसने सोचा था कि वो अनन्या के कमरे में जाकर सो जाएगा। वैसे भी अब दोनों पति पत्नी थे। ऐसे में अभिनव जैसे तैसे उस बड़े से घर में अनन्या के कमरे के बाहर पहुंच चुका था। क्या है? रात बहुत हो गई, मैं अपने घर नहीं जा सकता, मुझे सोने के लिए जगह चाहिए। तो क्या, तुमने मुझे अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए बुलाया था ना, तो तुम ही जगह दो सोने की। हेलो, तुम्हें क्या लगता है मैं फिर से तुम्हें अपने कमरे में आने दूंगी? तो मैं और कहाँ जाऊंगा? मुझे नहीं पता, जो करना करो, बट पैरेट वरना मैं तोड़ दूंगी। अभिनव पहले तो नहीं डरा, पर जब दरवाजा उसके पैर को छूने ही वाला था कि उसने अपना पैर पीछे खींच लिया। अनन्या ने दरवाजा बंद किया और दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए बोली, नौकरों की जगह ना मालिकों के कमरों में नहीं, घरों के स्टोर रूम्स में होती है। ये सुनते ही अभिनव को बुरा लगा, पर वो कर भी क्या सकता था। उसने बस बंद दरवाजे को देखा और हताशा से अपना सिर हिलाने लगा। अब आगे क्या होने वाला था, कहाँ सोने वाला था अभिनव, और क्या उसे इस घर में कभी इज्जत मिल पाएगी, और क्या होगा जब अनन्या के घर वालों को अभिनव की असली पहचान के बारे में पता चलेगा। जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट FM पर।